बेहतरीन मशीनें हैं। तो बच्चे का आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन तो मिलता ही है इसमें निलाम है में। तो पेरेंट हमारे उस बच्चे को हमारे सेंटर पे थेरेपी जो चल रही थी वो एक छोटा लेवल की थेरेपी थी, लेकिन उनका जो मशीन है उसके माध्यम से उनका आउटकम जल्दी निकल के आ रहा था। भाई उनके पास जो गर्म करने वाले पैक वगैरह बहुत सारी चीजें, तो वो हमने देखा जा करके, क्योंकि अब डॉक्टरी लाइन में इतना नॉलेज नहीं है हमें, लेकिन उनके साथ रहते रहते हमने ये अनुभव किया है कि मशीनों इक्विपमेंट इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे सेंटर में नीचे बहुत सारी मशीनें हैं, ऐसी मशीनें हैं उनके पास। तो बिल्डअप हुआ, रिलेशन बिल्डअप हुआ, उनसे बातचीत होना शुरू हुई, उनको थोड़ा सा पैसा मिलना शुरू हुआ, या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनका पैसा रिएम्बर्स हो गया, खाते में आ गया, तो फिर हमारी धीरे धीरे पकड़ ज्यादा बनी। अब वो हमको, हमने किसी एक व्यक्ति को एक बार जोड़कर एक बार लाभान्वित कर दिया, तो हमें अब उसके पीछे दौड़ना नहीं है। वो व्यक्ति हमें फोन करेगा, सर हमारा बीमा रिन्यू करवा दो, मार्च चल रहा है, सर वो हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट कराने जाना है, हमारे चले जाए। हमने बोला आपका बीमा आ गया कि नहीं आ गया, तो हमें वो डेट देखनी पड़ेगी, आपका रिन्यूअल होके आ गया है, अब उसके बाद जाइए, क्योंकि हमें वो भी मेंशन करना है डेट अप्रूवल होने के बाद उसके दरमियान। तो हमें वो कम्युनिकेशन स्थापित होना शुरू हो गया। अब सुबह से शाम तक इतने फोन आते हैं कि हम सबसे बात करके और बहुत शॉर्ट में उनको बता देते हैं कि भाई आप इस टाइम चले जाना, डॉक्टर का पर्चा जरूर लेना, आप उसका मेडिकल बिल लेना, आप जा रहे हैं तो बस वाले को जो आपने 200 रुपए दिए हैं तो आपने उसका बिल जरूर लेना। तो हम धीरे धीरे उनको एक्टिव किया, वो धीरे धीरे एक्टिव मोड में आए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपने सामने फॉर्म भरे हमने उनके, और उनसे सिग्नेचर करवाए, फिर धीरे धीरे हम उनसे भरवाना सिखा रहे हैं। क्या है कि हमने एक सेल्फ एडवोकेसी की ट्रेनिंग भी की है। हम किसी को केयर टेकिंग नहीं करना चाहते, हम उनको सेल्फ डिपेंड धीरे धीरे बनाना चाहते हैं। वो अपने फॉर्म धीरे धीरे खुद भरना शुरू करें, तो हमारा उनसे जो ज्यादा वो हमसे कनेक्ट रहेंगे तो वो हमारे आश्रित हो जाएंगे, और हम उनको अपने आश्रित नहीं बनाना चाहते। अगर हम उनका उंगली पकड़ के चलते रहेंगे तो वो अपना फॉर्म बिल्कुल नहीं भरेंगे। वो अपना फॉर्म खुद भरें, और खुद अपना फॉर्म भर के अपना मेडिसिन के एड्रेस पर लिफाफे पर खुद अपना नाम डालें, फ्रॉम टू किसको भेज रहे हैं, सेंडर कौन, मेरा नाम क्या है, मेरा पिन नंबर, एड्रेस, वो पूरी चीजें क्लियर करके बस मैं कह देता हूँ कि इसकी फोटो अपने पास रखो, जब हम आपसे मांगे तो मुझे देना। तो हम अभी उनके पीडीएफ बना लेते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी रहती है, और उसके साथ साथ हम बेनिफिट दिला रहे हैं। किसी को डेंटल, हमारे डेंटल वाले डॉक्टर भी हैं, तो उनको हमने सेंटर में बुलाया कि हम आप आइए सब देखिए। तो क्या हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं, तो ये भले ही ब्रश कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी स्मेल उनमें आती है। तो उस चीज को हमने बोला कि आप, आपके पास इनके पास बजट है 4,000 रुपए का, तो आप इनको माउथ फ्रेशनर दीजिए। तो उनके पेरेंट्स को माउथ फ्रेशनर मिला, हमारे सेंटर में भी रखा है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पानी मिला करके उनको कुल्ला करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम खूब पैसे में बातचीत कर सकते हैं ऐसे हम आपके साथ नॉर्मल। तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में और आज जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। और मैं तहे दिल से इस स्नेह नागदा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। समस्त टीम, हमारे पंकज सर से बात हो जाती है, हमारे एक फोन फोन उठ जाता है, यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप पर जो फोटो चल रहा है पिछले 1 साल से हमारा डॉक्टर सर के साथ हमारा फोटो चल रहा है, पंकज सर के साथ में। मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ कि हमने अगर कुछ सीखा है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं एक हमारे दिल में एक गुरु की तरह उनके लिए जो सम्मान है वो हमारे लिए बना रहेगा इनके लिए। और हम यहाँ से कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ नया सीख कर जाते हैं। और इनके लिए चार महीने, जैसे सर हमारे कह रहे थे, तो मुझे भी एक चार महीने याद, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुश नसीब पाया, और तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, और खुदा खुद दोस्त बनकर हमारे पंकज मायूर सर के रूप में आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और एक अच्छा ऊर्जावान आपने हमारे संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोस्त के रूप में प्रेजेंट किया। निश्चित ही दोस्त है तो हम बहुत आगे तक चल सकते हैं, और एक हमारे मेंटर की तरह वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। हमने अगले इंचार्ज साहब को बुलाना चाह रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, वो अपने एक्सपीरियंस आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा सुशील पांडे जी को। कृपया आप मंच पर आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों और सभी विभाग सहायकों का मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं पिछले 2 साल से स्नेह के माध्यम से मैं श्री महेश चंद्र राठौर जी से मिला, और हमें
इन्होंने मुझे गाइड किया कि हम अपने क्षेत्र में जो भी हमारे निरामया के तहत जो बच्चे आते हैं टाइप के, उन बच्चों का हमने सर्वे किया। और उन सर्वे करने के बाद उनके अभिभावकों से हम मिले, बच्चों की स्थिति देखा, फिर उनको बताया कि बच्चों का दवा इलाज हो रहा है कि नहीं, थेरेपी हो रहा है कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऑन बेड पड़े थे जिनको सर्जरी की, ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी, लेकिन उनको पैसे नहीं थे कि वो दवा इलाज करा सके। फिर हमने उनको निरामया स्कीम के बारे में बताया और आदरणीय श्री महेश चंद्र राठौर जी से मिलकर बच्चों का हमने निरामया हेल्थ स्कीम के तहत उनका बीमा करवाया। तो इसके लिए हम घर घर गए, लोगों से मिले, अभिभावकों से मिले और उनकी स्थिति को देखा। बीमा होने के बाद उनके फॉर्म भर के हमने उनका क्लेम दिलवाने का काम किया। धीरे धीरे जब उनको क्लेम मिलने लगे, बच्चों की दवा इलाज होने लगी, तो अभिभावक हमारे साथ आने लगे और अभिभावक बहुत खुश हुए कि भाई हमारे बच्चों को इलाज मिल रहा है और पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं वो सारा पैसा हमको आ जा रहा है। तो धीरे धीरे जब हम फील्ड में जाते थे तो इनके अभिभावकों की, बच्चों की पहले से स्थिति थी, उनको कैसे मिला, उनकी वीडियो हम बना के ले जाके दूसरों को दिखाते थे। कभी कभी किसी अभिभावकों को विश्वास भी नहीं होता था कि ऐसा भी है, तो उनकी वीडियो हम दिखाते थे और उनसे बात करते थे कि भाई इन बच्चों को मिला है, आप भी अपने बच्चों का कराइए। तो धीरे धीरे हमारी संख्या जो है बढ़ती गई और जिन बच्चों को दवा इलाज नहीं हो रहा था, जो बच्चे थेरेपी पे के अभाव में जिनकी दिव्यांगता बढ़ रही थी, उन बच्चों को इस निरामया के माध्यम से बहुत ज्यादा सुविधा मिली और उन बच्चों की दिव्यांगता भी सुधार हुआ। जो बच्चे कई दिनों तक बीमार पड़े रहते थे, दवा पैसे नहीं, दवा नहीं हो रहा था, तो उनको दवा मिलने लगी, थेरेपी मिलने लगी, तो उनके सुधार होने लगे। दूसरी चीज, हम इसके लिए जब देखे कि अच्छा है, तो हमने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपने क्षेत्र में किया जाए। तो फिर हमने 250 दिव्यांग बच्चों का, जो स्पेशल बच्चे उनके सर्वे किए और सर्वे करने के बाद हमने पेरेंट काउंसलिंग कराई, मीटिंग कराई। उन मीटिंग में जिन बच्चों को ये निरामया के तहत क्लेम मिल चुका है, उनके माँ बाप को बुलाया, उनसे बातचीत किया। वो लोग जब बताया तो ज्यादा प्रभाव पड़ा और अगली बार, मतलब जो अगला सेशन आया, उस सेशन में हमने ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चों का हमने निरामया के तहत रजिस्ट्रेशन कराया और आज बच्चों को क्लेम मिल रहा। तो उसके बाद जब हम क्लेम भेज देते, जब भेज देते हैं तो मैं खुद ही फोन करता हूँ या अभिभावक को बुलाते कि नंबर लो, बात करो, कि वहां से उनको क्लेम नंबर मिल जाता है और कोई क्यूरी आई है क्या है तो उसको भी हम लोग सही करा के देते हैं। लेकिन एक दिक्कत सर आ गई है कि जो पास कभी कभी वो क्यूरी डाल देते हैं पासबुक में, एकदम अच्छे तरीके से प्रिंट करके सब कुछ देते हैं, कभी कभी डाल देते हैं कि पासबुक सही नहीं है, और उसके लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। मेडिकल असिस्ट को बार बार फोन करने पर भी वो नहीं हो पाता है। तो हमारा भी एक मार्च का पासबुक अभी तक नहीं हो पाया था, तो पिछले दिनों हम श्री महेश चंद्र राठौर जी से बातें करवाए तो हुआ। अब मैंने फोन किया तो बता रहे हैं कि अब हो गया है, क्लेम मिल जाएगा। तो इस पे थोड़ी सी ध्यान देने की क्वेरी आती है, उनको मेल करते हैं। अभी एक हमारा नवंबर महीने का रुका हुआ है सर, तो वो अब फोन बार बार कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा। तो इससे भी थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा मालूम सकते कि ये चीज वहाँ मीटिंग में जब भी जाए तो आप रखें, बड़ी कृपा होगी। और सर की बहुत अच्छी चीज है, मैं पहली बार परिवार के कार्यक्रम में लखनऊ आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं जुड़ा और पूरे मन से इस साल हमने काम किया। तो इस साल हमारी संख्या में 1.5 गुना की वृद्धि हुई, तो हम लोगों ने बीमा कराया है। इसके लिए पंकज सर की टीम बधाई की पात्र है और विशेष रूप से श्री महेश चंद्र राठौर जी जो हमारे गुरु की तरह है, हमें बीच बीच में गाइड करते रहते हैं। और साथ में जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि इन बच्चों को ये में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो गई है, तो श्री
पल्लव जी और श्रीमती चंद्र राठौर जी से मैं रात के 11 बजे भी फोन करता हूँ, तो आप दोनों का फोन उठता है और समस्या का तुरंत समाधान होता है। कभी कभी हमारी कोई हमें ओटीपी चाहिए या कभी कुछ हमारा पासवर्ड नहीं देता, दादा हमने पल्लव जी को रात में 11:30 बजे फोन किया, उन्होंने तुरंत हमें रिप्लाई किया। मैं आपकी श्री पंकज माधुकर और आपकी पूरी टीम जी महेंद्र राठौर का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने हमें गाइड किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ। तो आप सभी साथ सहायकों से भी निवेदन करूंगा कि घर घर जाके सर्वे करके और उनकी एक काउंसलिंग कराइए, उनसे मिलिए और जिन लोगों को क्लेम मिल चुका है उनकी वीडियो बनाए या उनके साथ जब उनका कोऑर्डिनेशन कराएंगे तो हमारी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। दूसरी चीज की, जब हम किसी बच्चे को प्रेम दिलाते हैं तो कुछ उसमें से हमें ऐसे पेरेंट मिलते हैं तो अगले साल के लिए 4-5 पेरेंट हमें खोज दिला देते हैं। तो हमारा काम धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम कहेंगे कि हम भी सुशील पांडे और राघव करके हमारे पीछे के साथी भी यहाँ आके अगले साल अपना प्रेजेंटेशन पे, तो हमें अच्छा लगेगा। और विशेष रूप से उनके बहुत आभारी हैं परिवार की टीम, आदि श्री पंकज मारुति और आपकी पूरी टीम का कि स्नेह मिला के हमको इतना स्नेह मिला कि हम लोग काफी प्रफुल्लित हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके कार्यों को देखते कि हम लोग भी अपने उत्तर प्रदेश में और अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बार बार पॉइंट आ रहा है, बार 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 पॉइंट आ रहा है कि आपने लिखा रखा है उसको या तो हाईलाइट लगा दो या तो और कलर है कोल्ड कलर, वो प्रिंट अच्छा है। दूसरा इन्होंने भी कवर किया कि आप एक ही बॉक्स भेज दो। सर इसमें कई बार ये होता है कि एवरी ईयर वो कंपलसरी है, क्योंकि कई बार अपडेट होना पड़ता है। तो एवरी ईयर जब हम क्लेम सॉरी अपना रिन्यूअल करते हैं या पंजीयन करते हैं, तो बैंक पासबुक की कॉपी हमें एवरी ईयर अपडेट करवाना पड़ता है सर। उसमें एक बार अपडेट होने के बाद में दोबारा की जरूरत नहीं लगती। नीचे माइक चाहिए क्या? अभी इस विषय पर मैंने बहुत डिटेल में बात की इंश्योरेंस कंपनी से। अक्सर लोग जब निराकरण करते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, तो एनरोलमेंट के टाइम पे नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे एक फैसिलिटी शुरू हुई। जब आप उसका बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट डालते हैं, तो पेनी ड्रॉप सिस्टम चालू किया उन्होंने। वो 1 रुपया उस खाते में डालते हैं। ये पता है कितने लोगों को पता है? काफी लोगों को। जिनको पता नहीं है वो इसको यूज करें। एक बार पेनी ड्रॉप सक्सेस हो गए तो फिर अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि जिसका पेनी ड्रॉप सक्सेस हो गया उसका बैंक अकाउंट डिटेल फिर से लेने की जरूरत नहीं होगी। वो पेनी ड्रॉप है इसलिए कि आपका बैंक अकाउंट कंफर्मेशन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट हो जाए, तो बार बार ये समस्या समाप्त हो जाए। सो इसको हमें ध्यान में रखना है और अकाउंट डिटेल एनरोलमेंट के टाइम पे पक्के से डाल के पेनी ड्रॉप का कंफर्मेशन दे दो, राइट? तो ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व। ओके, तो हम सब ने यहाँ पर टेक्निकल सेशंस किए और सब सेट है, जिसमें और भी जो हम उनके बारे में तो हमने सुना और हर साल के अपने अनुभव को हमने सुना। अब बात है ओपन हाउस। इस दिन भर की वर्कशॉप के माध्यम से आपने जो भी नए एक्सपीरियंस गेन किए हैं और साथ में आपने फील्ड में जाके जो काम किया है, विकास से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो ओपन हाउस में आप हमारे सारे एक्सपर्ट्स के समक्ष आप अपनी बात रख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये माइक उधर दे दीजिए, माइक कनेक्शन आ जाओ।
माइक उधर में लीजिए, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए वो बताएं और फिर अपना सवाल। एक बार ग्रुप अपना नंबर शेयर करेंगे जिन लोगों को भी बाकी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ पे डाल दो, पीपीटी पे। पीपीटी में डालो। हाँ माइक दिया। हेलो हेलो सर, मेरा नाम हरदेव जोशी है, गुजरात से। तो सर कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत में कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही कि फिजियोथेरेपी में कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो कंपलसरी है, लेकिन कई डॉक्टर्स सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं कि हम क्यों दें, उसमें रिएंटेशन और किस करना है। इस विषय में भी अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी ये क्लियर है, उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर उसके लेटर हेड में होना चाहिए, उसकी जो सिल है उस सिल पे होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमने इंश्योरेंस कंपनी को और टीपीए को ये डायरेक्टिव नेशनल प्रेस से दे दिया है, क्योंकि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या कोई डॉक्टर है, उनके रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल हर इंश्योरेंस कंपनी के पास, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी एसोसिएशन वहां रजिस्टर्ड का नंबर होता है, हमने उनके साथ उनको वो सब दिखा दिया एंड उन्होंने उस चीज को एग्जाम कर दिया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर उसके लेटर हेड पे होना चाहिए और जो सिल लगेगी उस सिल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सो दैट उससे मिल जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होने की जरूरत नहीं है। बीच में बहुत सारी क्वेरीज थी, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का लाइसेंस, जब हम ओटी लिखते थे तो उन्हें लगता था कि कोई ऑपरेशन थिएटर है तो वो एनेस्थेसिस्ट का डिटेल मांग, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर दी गई है और अब उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। यस आगे दीजिए संपत जी को। सर मेरा नाम संपत राज है, मैं लोगों का राजस्थान से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हितधारक के लिए ये सभी प्रकार की जो 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है, ये सभी लागू होगी केवल जो है बने हुए हैं? क्या थोड़ा जोर से, मतलब जो 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है ये सभी इसमें हितधारक के लिए लागू होती है या नहीं? देखिए नेशनल ट्रस्ट 4 दिव्यांगता पे काम करता है, निरामय उन्हीं को मिलता है। तो जो हितधारक की अभी की करंट स्कीम है वो स्कीम निरामय से संबंधित है। जो उन्होंने आज फैज ने नई स्कीम बताई है उसकी डिटेल्स वो अभी शेयर करेंगे कि उसमें क्या बोनस या क्या इंसेंटिव वो देने वाले। अभी उन्होंने आपको योजनाएं बता दी ताकि आप अपनी अपनी जगह जाकर उनकी तैयारियां करें, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। बहुत जल्दी उसके लिए क्या बोनस या क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो देने वाले वो डिक्लेयर होंगे। बट एज ऑफ नाउ हितधारक इज लिमिटेड टू निरामय। भविष्य का ये प्लान है इसी साल का, जब जैसे जैसे जिस जिस डिसेबिलिटी का आएगा आप काम करिए। इसमें सर आयु की तो कोई लिमिट नहीं है ना सर, 0 से 100? इसमें जो ये मेरा में आगे स्कीम है, मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कोई आए कि इनकम इनकम एज कोई लिमिट। अच्छा सर, एक जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे किसी को पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है और वो इसमें इस स्कीम में मतलब इसको ले सकते हैं? संपत जी आप मुझे लगता है कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल से, कितने साल हो गए, कितने साल डिसेबिलिटी में? 10 साल। आप सबसे पहले जाके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पढ़िए। पैरालिसिस क्या नेशनल ट्रस्ट में कवर होता है क्या? सिंपल। जो चीज नेशनल ट्रस्ट में कवर नहीं है सिर्फ 4 दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेडिकल डिसेबिलिटी, इसके बियॉन्ड नेशनल ट्रस्ट नहीं तो पैरालिसिस वाले को इसका बेनिफिट नहीं।
Anybody else, please? एक बच्चा है उसकी एपिलेप्सी की दवाई चलानी है तो आपकी 15 दिन महीने की दवाई पर्ची बनेगी तो उसकी तो दवाई 30 साल तक चलती है जैसे तो उसकी हर महीने की पर्ची बेचनी पड़ेगी। एक बार जो प्रिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, एक बार जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर बनाता है वो मिनिमम मिनिमम नेशनल ये जो इंश्योरेंस कंपनी है पर्टिकुलरली जो आप एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। 6 मंथ के बाद आपको उसी डॉक्टर से उसी प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे फर्दर 6 मंथ का आप मेंशन करो। फोटोकॉपी पे करवा सकते हैं, नए पे करवा सकते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी के बारे में एवरीबॉडी नोस कि ये लंबा चलने वाला इलाज है और इस पे भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने बहुत क्लियर किया है, उसको 6 मंथ के लिए किया, थेरेपी के लिए 3 मंथ्स का किया, 6 मंथ्स का भी करते हैं हम। 6 मंथ की थेरेपी का बिल भी एक साथ दे सकते हैं बिकॉज ये सब परमानेंट नेचर की कंडीशन है और ये सब हमने इंश्योरेंस कंपनी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक सवाल और जैसे किसी का एक्यूपेंचर थेरेपी हम चला रहे हैं और उसको एपिलेप्सी की आ गई हमने उसका भी ट्रीटमेंट करा दिया तो दोनों का कवर हो जाएगा। अगर आपकी लिमिट में है ओपीडी की लिमिट 15,000 है, हाँ जी अगर आपका खर्चा 15,000 से कम 2 जगह है, हाँ जी अब आप एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हो या एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हो तो वो अल्टरनेट मेडिसिन जो है हाँ जी जिसमें 4,000 की लिमिट है उसमें कवर होगा और बचा हुआ ये 15,000 है ये ओपीडी में कवर हो सकता है। बिल्कुल होगा। नमस्कार, ये 2 पॉइंट है। पहली बात तो सजेशन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम खोली है, वो स्कीम ये खोली है कि एक्सीडेंटल कवरेज 3,000 के साल का जमा करना है, 40 लाख का कवरेज है। अभी वी हैव टू डिफाइन व्हाट एक्सीडेंट मीन। ये तो सड़क पर बच्चे जाते नहीं है, जो भी जाते हैं पेरेंट्स साथ जाते हैं तो ऐसे रोड एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। मैनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, छोटी सी बात है कि हम मेरे जैसे बच्चा बाथरूम में गिर गया, मैजिस्ट्री होगी जो भी हुआ, तो जैसे कई तरह के एक्सीडेंट होते हैं, इट कैन लीड टू डेथ आल्सो। तो दिस वी शुड कंसीडर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बैंक का ऊपर बट अभी से पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ 3,000 का 40 लाख ये नॉट अ स्मॉल थिंग। एक गरीब घर के लिए जिंदगी मंजिल हो गया है और सोच तो रहेगा बच्चा जाने के बाद, लेकिन ये 3,000 पर एनम का 40 लाख कवरेज नॉट अ स्मॉल थिंग। एक तो मेरा पॉइंट ये है, आप बात में एक्सप्लेन कर देते। दूसरा, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 3-4 साल पहले कोटक लाइफ इंश्योरेंस है, मैंने सारी इंश्योरेंस ट्राई कर ली तो वो डिसेबिलिटी आपकी इंश्योरेंस नहीं करते हैं और जो कि बड़े लेवल की इंश्योरेंस करनी है तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने स्कीम बनाई कि कितने साल का है, कितना उसका कवरेज होगा उसका। यदि आपने नहीं भी क्लेम किया कोई बात नहीं हैपन इन नेक्स्ट 20 ईयर, 10 साल ही पेमेंट करना है तो आपको डबल पेमेंट वैसे ही मिल जाता है, वैसे डबल मिल जाता है। एग्जैक्टली डाटा आई कैन नॉट गिव यू ऑफलाइन बट आई हैव डन इट, इफ यू वांट I can answer this. Thank you very much. You are the host today. थैंक यू सर। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी एक स्कीम और जो सर ने बोली है मेरा मोबाइल जो अभी आई है क्या एक हमारी दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इन बच्चों और पेरेंट के लिए फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री शुरू किया है। मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुकेश गुप्ता जी हैं विजन सेंटर के, उन्होंने टाई अप किया है, एक बच्चा और एक पेरेंट, उसका आई थिंक कुछ 50,000 1 लाख रुपए का उनका एक स्कीम है। मैं शेयर करूंगा, जो भी लोग अपनी ये जो कर रहे हैं वो उसके साथ उनको भी उसकी डिटेल अगर भेजेंगे तो उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री।
तो वो मैं अपने हिसाब के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे और उसका एक पेरेंट उसका डिटेल उनको भेजेंगे तो वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका हो जाए। दूसरा, आप सब लोग पेरेंट को ये भी बताएं कि जब हर जगह बैंक में खाता है और पेंशन वहां जाए तो बैंक भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उनकी दो स्कीमें, एक लाइफ इंश्योरेंस की, एक एक्सीडेंटल। एक 12 रुपए साल प्रीमियम है और एक पे कुछ शायद 200 रुपए कुछ, जो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होता है बैंक अकाउंट के साथ, और एवरी ईयर उसका रिन्यूअल होता है। अगर पेरेंट को जानकारी नहीं है, एक एक्सीडेंटल है और एक ये है, इसको भी करवाएं क्योंकि बहुत नॉमिनल है। तो ये इंश्योरेंस कवरेज के बारे में विकास साहब उनको ये सब जानकारी भी दे, हम अपने ग्रुप में शेयर, ठीक है। नीलेश जी, अच्छा मैं महेश के आधार फाउंडेशन का फाउंडर हूँ छिंदवाड़ा, और सक्षम का छिंदवाड़ा और पांडुना का जिलाध्यक्ष हूँ। एक बहुत गुड एक्सपीरियंस है क्लेम के बारे में। एक अभी बच्चे का हमने क्लेम भेजा, 4 दिन के भीतर वो क्लेम वहां पर पहुंच गया और 6वें दिन वो पैसा भी वापस आ गया। यानी कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं आपके साथ। आपने बीएमएस का जिक्र किया, तो अगर व्यक्ति डॉक्टर बीएमएस है और आरएनपी है साथ में, तो क्या वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिख सकता है और उसको क्लेम मिलेगा क्या? बीएमएस वो जो भी ट्रीटमेंट लिखता है वो एलोपैथिक दे सकता है, नहीं दे सकता है, नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक नागदा में केस हुआ था, लेकिन उसका कोर्ट ने ये हेल्प किया कि उसका क्लिनिक सील किया था, बट कोर्ट ने ये कहा कि बिकॉज इज आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसमें उन्होंने उसको अलाउ किया ट्रीटमेंट की। अब आप वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर लिख के देता है और इंश्योरेंस कंपनी के अपने IRDA नॉर्म्स है, ये हमें उनसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो चेक करने वाले TPA है वो सारे लोग डॉक्टर्स होते हैं। नॉर्मली वो वहाँ डॉक्टर लोग ही होते हैं जो आपके पेपर चेक करते हैं। उसके उसके जो और अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें रिजेक्ट किया हो तो वो आप बताएं। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसे हमारे डॉक्टर्स आते हैं तो आरएनपी भी है और बीएमएस भी है, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा। आरएनपी का मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएनपी का मतलब एक डिग्री भी होती है आरएनपी। आरएनपी जो IRDA की डेफिनेशन, इट इज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसमें बीएमएस, आयुर्वेद वाला, होम्योपैथी वाला और आपका MBBS एंड अबव उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन दे आर कवर्ड। तो वो डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिए, और जहां तक सवाल है जब रिजेक्शन आए तब हम उसकी बात कर सकते हैं। एक बच्चा है जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, क्या एमबीबीएस डॉक्टर उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए प्रेस्क्राइब कर सकता है? और Yes. क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक आईडी, इंटेलेक्चुअल वो सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, फिजिकली वीक है, तो क्या उसको क्लेम मिलेगा? नहीं, वो सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है। हाँ, तो आईडी है तो निरामय ऑक्यूपेशनल का आप सुन, अगर निरामय कार्ड उसका बना है जी तो उसको ओटी है ना, हो गई जी 100%। ओके, थैंक यू। नीलेश जी पीछे माइक दीजिए, पीछे नीलेश। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश है, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। तो मारुष जी, आपने जो 2 स्कीम्स अभी बताए, उसमें से पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका 20 रुपए साल में भरना पड़ता है, वो पेरेंट्स भी भरे या स्टूडेंट्स भी भरे, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। सेकंड थिंग इज PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उसका है 436 रुपीज साल में। So there are 2 things. Third thing is हर क्लेम में पेरेंट जब क्लेम करते हैं निराकरण का, तब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसका बैंक पासबुक हो, पैन हो, वो हर बार अटैच करने पड़ते थे। आपने मेरे ख्याल से एक बार बोला था कि वो बार बार वापस अटैच करने की जरूरत नहीं है, तो भी उनके जो असिस्टेंट्स है निराम है
वो पूछते हैं, तो इस बारे में क्या करें? अगर इस तरह का ऐसा कोई केस हिस्ट्री आपके पास डॉक्यूमेंटेड जिसमें एक क्लेम सेटल हुआ हो, उसके बाद जब सेकंड क्लेम के टाइम उन्होंने वो क्वेरी सेटलमेंट के बाद प्लीज शेयर विद मी 19 तारीख को नेशनल ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग, एंड आई एम गोइंग टू बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी डीपीए दोनों आएंगे, अगर उसके पहले आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देंगे देन आई कैन डिस्कस, बिकॉज ये बहुत क्लियर हम लोगों ने नेशनल ट्रस्ट से डायरेक्टिव्स दिया है कि दे विल नॉट आस्क अगेन एंड अगेन द सेम क्वेरी। तो अगर है तो प्लीज मुझे शेयर। चलो, अभी दूसरी चीज है ऐसे कि सब लोगों के पास से एक सुझाव आ रहा है कि वो जो 4,000 रुपीज जो है टैगिंग और अल्टरनेटिव मेडिसिन, which 95% is going towards allopathic medicine in if you see the 1 lakh division, वो 4 लाख इंक्रीज हो सकते हैं क्या? एक सुझाव है, क्योंकि लार्जली पीपल आर टेकिंग नाउ एलोपैथिक मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, एंड उनके बिल्स 4,000 के आगे अप्रूव नहीं होता है। तो maybe next meeting, see if you can at least increase that. लेट मी टेल यू द डेटा, एक्चुअली इसको 4,000 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ाया? हम लोगों ने जब लास्ट टाइम ये कैपिंग को रिवाइज किया था, आई वाज वन ऑफ द मेंबर्स इन दैट, और जब हमने डेटा एनालिसिस किया, आप सरप्राइज करेंगे, लोगों ने इतने फर्जी बिल लगाए थे अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई उसमें क्या होगा है कि जब इस तरह की कोई चीजें आती है तो गवर्नमेंट चेक करने लगती है कि स्कीम को रन भी कर रहे हैं नहीं कर, एंड दैट इज व्हाई हमने फिर उसको कहा कि नहीं, एटलीस्ट इधर हमने, क्योंकि पहले ओपीडी का लिमिट भी कम था, थेरेपी भी 10,000 था, थेरेपी को 20,000 किया, उसको 15,000 किया 7,500 से, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन को नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका डेटा एनालिसिस बताता है लोग, मतलब आई हैव द प्रूफ, इवन इन नागना रिसेंटली हमने बहुत सीनियर ऑफिशियल्स को पकड़ा अंडर दिस हेड ओनली, people there are the people who are मतलब उसका मिसयूज कर, so these are the things, because of that अभी इसको हमने नहीं बढ़ाया था, बट इसका कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे जिससे वो ऑथेंटिसिटी उसकी रहे। We want to give, patients want to give, but the problem is वो authenticity, तो we will try genuine हो, और कहीं उसका कुछ लिंक हो। Yes. Second thing, UDIT server is right now facing Better maintenance. Yeah, and because of that, I think everybody is facing it. Yeah, that भी एक technical issue है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनका अपना कुछ issues चल रहा है, every day वो एक दिन बढ़ा रहे हैं अभी, और I think हो जाएगा, they also know, everybody knows, क्योंकि display आ रहा है। I have 2 more cases of claims. एक parent ने claim किया था 2.5 lakhs. It was an IP, whereas they were paid 15,000. And when I actually counter checked with Mediassist, they said that no, it's our mistake. They should have got 40,000. But उसका राय अभी तक नहीं मिला है. But this is what is happening. The other claim structure here is the parent has claimed some 26,500 rupees. They are paid 39 rupees or 340 rupees. There's a question. So then again I actually asked them कि ऐसा क्यों है? So they have no reason for that. And this was only claim done in the entire year. So what I suggest that ऐसा कोई specific case है, please share Sure. Sure. with all details. Yeah. क्योंकि अभी 2-3 केसेस ऐसे थे मेरे पास, because TPA में अलग-अलग लोगों के पास जाता है, लाइक मैं अभी एक एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का बता रहा हूँ, हमारे खुद के नेशनल ट्रस्ट के एक्स बोर्ड मेंबर अनिल जोशी जी का था, उनकी बेटी का कैटरेक्ट में they have rejected कि we are not going to pay the cataract, then I have to give all the documentary evidences कि डाउन सिंड्रोम बच्चों के अंदर it's a medically proven कि they are prone to cataract. It is because of the Down syndrome they are prone to cataract. And when we put that paper, they have approved the claim of 40,000 Very good. under surgery. They have passed it. Very good. So
आप दीजिए, we will put it up and then उनको एक सर्कुलर भी दिया, whenever you will get any Down syndrome का case, for particularly this thing, please don't delay. I have told Viplo to show us the Gita interface, which I have some suggestions. The name which we are asking, or the calendar which we have put up. The calendar has only 5 years or 6 years dropped out. And then again we have to, go to the next. But what we can do, we can one-to-one discuss, because that is a one-to-one thing that I will discuss. And whatever the user-friendly things, we will definitely implement. Dhanyawad. Reimbursement भी तो करते हैं। एलटी वाला ओपीडी में या आप टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो। एलपी वाला जो था ना, हाँ, डोमेस्टिक करके ओपीडी में। ओपीडी में करते हाँ, तो बोला कि इसकी क्लेम नंबर को हमें करना पड़ेगा, दोबारा नया क्लेम नंबर जनरेट करेंगे, तब हम जाके हम इसको प्रोसेस कर पाएंगे। वो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार अगर क्लेम सेटलमेंट हो गया तो उनको फाइल रीओपन करने के लिए फिर से नया क्लेम आईडी नंबर वो जनरेट करते हैं, दैट इज द सिस्टम आईआरडी। तो वो कोई इशू नहीं है, बट क्लेम मिलेगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया ना, हो सकता है मैंने मिस्टेक इतने क्लेम में नहीं है गलती है, बट अगर वो एक्सेप्ट करके कर रहे हैं दैट इज द पंकज जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्नेह है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, ओटी भी देते हैं, पीटी भी देते हैं, और बाकी भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कि बहुत अच्छी ओटी पीटी देते हैं और क्वालिफाइड लोगों से बुलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस रिसीट दे सकते हैं? यस, तो उसे देखें तो उस रिसीट को नेशनल ट्रस्ट या टीबीए ऑनर करेगी। यस, सी रिसीट सर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी, इनफैक्ट डॉक्टर का इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो प्रूव होना चाहिए कि थेरेपिस्ट क्वालिफाइड है, उसका एक लेटर हेड हो, बिकॉज इवन गवर्नमेंट ने तो टीडीआरएस स्कीम जिसमें वो थेरेपिस्ट को पैसा देती है, बट दैट इज वेरी नॉमिनल। तो उन्होंने अभी टीडीआरएस स्कीम की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बोला है कि मैंडेटरीली सभी बच्चों को कवर करो अंडर निराम है, so that they can get the benefit of Niramya. Government themselves has told us. No, वो मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर रिसिप्ट देगी, इवन देन उसको वो जो थेरेपिस्ट का डिटेल्स, उसका प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट किया, नहीं अगर एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के नाम से, बट वहाँ डॉक्टर है तो वो पेपर तो डॉक्टर का होगा, बट हॉस्पिटल के गिव like that. Yes. सर बाहर तो काम कर रहे हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के उनके पास जाए नहीं चाहिए। नहीं कहीं राजस्थान में तो इनको पीपीटी की डिग्री वाले को जो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है उसके साथ बस मेंबरशिप लेना। इंस्टीट्यूशन ऑफ ये सर है क्या थेरेपिस्ट हमारे ऐसा नहीं निकल गए होंगे। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं तो उनका आयोटा ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन उसकी मेंबरशिप होना चाहिए। अगर मेंबरशिप नहीं है तो फिर उसकी डिग्री की कॉपी लगाएं, क्योंकि उसके बिना इंश्योरेंस कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते। आप उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो विदाउट दैट रजिस्ट्रेशन, और अभी तो इस कंट्री में नया लॉ आ गया, लेट मी टेल यू अबाउट दैट आल्सो। अभी एलाइड प्रोफेशनल बिल ऑलरेडी इस कंट्री में इंप्लीमेंट हो चुका है और हर स्टेट में उसकी स्टेट काउंसिल है। तो हर उस बंदे को दो चीज है,
एक तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन और सेकंड उसका खुद का रजिस्ट्रेशन। इट इज मैंडेटरी एज पर द लॉ। अगर वो नहीं करता है आप कंप्लेंट करिए, उसको कराना पड़ेगा। ही कैन नॉट प्रैक्टिस, अभी टाइम है वो प्रोसेस में हो सकता है, करना पड़ेगा। ये तो कंपल्सरी हो गया। दूसरी चीज जो डॉक्टर स्लिप देते हैं उसमें भी लिख सकते हैं क्या? बहुत सारे डॉक्टर के पास स्लिप नहीं होती अलग से, वो अपने लेटर क्यों दे दे आप मैं वही कह रहा हूँ जिसमें वो और आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। वो ऑनलाइन ट्रांसफर के गूगल पे है, वो उसकी कॉपी मांगता है जो मैंने लिखा था मेरे प्रेजेंटेशन। आप तो बोलो आपको चीटे कर रहे हैं, वो आप उसको दिखा दो तो उसके कोऑर्डिनेट करेगा। यस 99% केस होता है। देखिए बिना रिसिप्ट के कुछ भी नहीं देंगे। दैट इज, लेट मी टेल यू क्लियरली, अगर कोई प्रूफ नहीं है पेमेंट का आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आपकी प्रॉब्लम समझो, आपको रिसिप्ट लेना है। मैं ये कहूं कि ये प्रैक्टिस है, मुझे नहीं मिल रही गवर्नमेंट दे दे, दे विल नॉट गिव। मैं सर ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर स्लिप जिससे मेडिसिन लिखता है उसी में रिसिप्ट कर सकता है, उसकी सील लगा दे, उसकी सील लगा दे। हाँ दूसरी चीज मूलक क्षेत्र से जो लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट तक या तहसील तक आते हैं उसके पास बस प्लेट तो सामने नहीं हो, अक्सर वो जीप से आते हैं, ऑटो से आते हैं। सर 2000 की लिमिट है, वो कैसे भी आए उसकी रिसिप्ट लगा दे। तो वो लगाएंगे कैसे? ये तो बात है, एक पर्चे पे ले, उसको वो अलाउ करते हैं क्लेम पेपर ट्रांसपोर्ट का। वो कोई अगर टिकट नहीं भी है और वो आए किसी गाड़ी में, उसका भी 2000 का है तो वो अलाउ करते। ऑटो वाला तो रिसिप्ट दे नहीं पाता, हम देते नहीं ये बात, उसका अलाउ करते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड। वो देखते हैं कहाँ से कहाँ आया, उसका निरामी कार्ड है, वो वहां पे है, वो अगर ट्रीटमेंट कराने इतने दूर आया, टेंटेटिवली इतना पैसा होना चाहिए, वो सब चेक कर ले। मेडिकल पे जहाँ पर कंप्यूटर से बिल लगता है सिल लगवाइए, वो तो सील लगा के दे सकते हैं बस। लेकिन जो बिल्कुल रस्सी बना के देते हैं उनके पास सील नहीं है। देखिए कोई मेडिकल स्टोर ऐसा नहीं है जिसके पास सिल नहीं है, नहीं तो उसका मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा। ये सब जनरली, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने चेक किया मध्य प्रदेश के हावड़ा का एग्जांपल बता रहा हूँ। They have taken in a 1 year, they have taken the claim of 80 lakhs, 80 लाख फिजियोथेरेपी के नाम पे, और उसको मैंने पकड़ा। एंड वही जो आप कह रहे हैं, वही रजिस्ट्रेशन में वो चलता चला गया। जब हमने एनालाइज किया, 400 किलोमीटर का आदमी रोज आ रहा थेरेपी करा, हाउ इट्स पॉसिबल। इसलिए मेरा ये कहना है, आप एक बात को समझिए, सिस्टम इसलिए बनाए जाते हैं कि जेन्युइन लोगों को क्लेम मिलते रहे। उसमें हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम उसको इतना लिबरल कर दें कि हमारे जेन्युइन बच्चे क्लेम से बच जाए। कोई मेडिकल स्टोर के पास सील नहीं है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो स्टोर की सील नहीं चाहिए, मैं जीएसटी नंबर आ रहा सर मैं बोल रहा हूँ, नहीं सर, 2 चीजें। अभी क्या हुआ है, ये भी फ्रॉड पकड़ा, कंप्यूटर से खुद ने बना लिया। जो भी कंप्यूटराइज्ड बिल है उस पे सील इज मस्ट। ये आईआरडीए के नॉर्म्स, दैट इज नॉट इंश्योरेंस कंपनी नॉर्म्स, इट इज आईआरडीए नॉर्म्स। वो एवरी ईयर एनालाइज करते हैं फ्रॉड क्लेम्स को, और उसके अकॉर्डिंगली वो गाइडलाइंस इंश्योरेंस करते हैं। सर जो अभी मेडिकल का वकील होता है डॉक्टर से सब दवाई मेडिकल में दवाई डॉक्टर से लगवाई, बढ़िया बढ़िया है। एक दिया नहीं तो मैं हाथ से लिख देगा। वो किया है सर इसी। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर सतीश है, मैं झालावाड़ राजस्थान से आया हूँ। मैं एक थेरेपी सेंटर रन करता हूँ, इन थेरेपी सेंटर के नाम पर। मेरे पास अराउंड 40 बच्चे पर डे थेरेपी पे आते हैं। मैंने राजस्थान में 125 जो रजिस्ट्रेशन थे, कम से कम मैंने 40 तो मैंने अकेले में रजिस्टर कराए हैं, और मैंने अभी तक कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं लिया। मैं डाक सहायक भी नहीं हूँ।
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर कोई भी थेरेपिस्ट हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, ओटी हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, मिनिमम से मिनिमम 5000 तो चार्ज करता है थेरेपी का पर। तो हमारा जो रेशो इसलिए भी कम रहता है कि बच्चा हमारे पास आया, हमने एनरोल कराया उसका, उसको 4 मंथ क्लेम मिला, 20,000 उसका थेरेपी का बंद हुआ, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो थेरेपी बंद कर देता है, तो रिन्यूअल तक आते ही नहीं है वो। तो एक ये सबसे बड़ा इशू है कि थेरेपी का चार्ज थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको थेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो ले ही नहीं पाते हैं। मेरे पास कम से कम 10 बच्चे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं, मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ थेरेपी का, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ही। I got your point. Let me explain. गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, दैट इज नंबर 1। जैसे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, आज ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो थेरेपी का आपको कोई क्लेम देती। यही 10,000 रुपए था, आज 20,000 हुए। वी नो, लेकिन नहीं से कुछ अच्छा है। अगर हम ये कह दें कि उस आदमी को 500 रुपए में अगर 20,000 रुपए मिले और उसके बाद वो रिन्यूअल नहीं कराना चाहता, इट इज अप टू हिम। 500 में उसको 20,000 का बेनिफिट देने के बाद वो अगर रिन्यूअल नहीं करा, तो देन वी डोंट वांट सच पीपल। इसका कोई अंत नहीं है। कल वो कहेगा कि साहब मुझे तो वेदांता में जाना है, जहां 30 मिनट के 1,000 रुपये लेते हैं, तो मुझे 30,000 रुपये दीजिए। गवर्नमेंट के नॉट गिव दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड एक बैलेंसिंग होता है बिटवीन द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दिस थिंग। कौन सा मेडिक्लेम आप 50,000 प्रीमियम दे दीजिए, क्या वो थेरेपी कवर करता है? इवन विद 50,000 प्रीमियम, nobody is covering therapy, nobody is covering OPD. Please see the positivity of this scheme. आप, मेरा रिक्वेस्ट है, हम जैसे लोग ही लोगों को भ्रमित करते हैं। हमें ये समझना होगा, जीरो से आज 250 रुपए में 35,000 रुपए ओपीडी पे मिल रहे, क्या ये कम है? और उसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं 250 भी खर्च नहीं करूं, रिन्यूअल नहीं करूं, why? This is not correct. हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। सरकार के पास अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है कि वो दे देगी। We need to understand. 250 में 35,000 कोई नहीं देता है। सर सेकंड इश्यू ये आता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं बनता है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो सबके आईडी के सर्टिफिकेट बनने के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए, और राजस्थान में चाहिए, एमपी में चाहिए, गुजरात में 5 से 7 साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए 200-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय डिसेबिलिटी कमिश्नर साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे। हम लोग आरपीडी एक्ट को पढ़ते ही, हमें ये पता ही नहीं है कि उस अधिकार को लेना किस। आप अगर आरपीडी एक्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर टाइम लिमिट, आप ऑनलाइन यूडीआईडी पोर्टल पे अप्लाई कीजिए, देयर इज अ टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में 60 डेज उसको यूडीआईडी बनाना है, आपसे कम्युनिकेट करना है। अगर वो नहीं करता है, यू कैन गो टू द कमिश्नर, कंप्लेंट करिए, पेनल्टी है 10,000 रुपए की। आईक्यू असेसमेंट ही नहीं होता है, आईक्यू असेसमेंट। अरे आप बात ही नहीं समझ रहे भाई, ये काम होता है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आपको यूडीआईडी आपने कितने के ऑनलाइन अप्लाई करे आज तक? आपने अप्लाई किए किसी के? करवाए मैंने 40 ऑनलाइन उसका एप्लीकेशन आईडी नंबर आ गया होगा। कितने दिन हो गए? सर आ ही जाता है थोड़े दिन में होगा एक बार। अरे यूडीआईडी बनाए नहीं ना, एप्लीकेशन आईडी तो तुरंत आता है। जब आप एनरोल करते हो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, 60 डेज में अगर नहीं मिले तो आपके राजस्थान स्टेट कमिश्नर को कंप्लेंट करिए कि हमारा नहीं बना, उससे पेनल्टी लगती है। और हर राज्य ने लोक सेवा गारंटी जैसा टाइम लिमिट का बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर में पेनल्टी है। आप पहले पूरे सिस्टम को अच्छे से अध्ययन करिए कि इस चीज का अधिकार कैसे मिले। विदाउट दैट हम आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर काम करेंगे तो हम बेनिफिट नहीं दिलवा। हमारे यहाँ सब जगह प्रॉब्लम है, लेकिन सबके बनते हैं
क्योंकि हमें पता है हमारे हेलो सर मैंने मध्य प्रदेश के हमारे हाँ कमिश्नर से बताइए अभी मध्य प्रदेश के जिन जिलों में एक मिनट यूडीआईडी होल्ड करिए कार्ड के पोर्टल पे जो पेंडेंसी थी, हर सिविल सर्जन को हाँ हाँ थोड़ा 50 लाख की पेनल्टी का कि अगर आप नहीं करोगे तो यू विल बी लायबल बिकॉज फर्स्ट पे 10,000 है, सेकंड पे 50,000। बेस्ड ऑन दैट वो कैलकुलेशन शीट बनवा के मैंने केस फाइल एंड नाउ एवरीबॉडी इज बनाओ भाई फटाफट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इस तरह जाना पड़ेगा। फाइल केस 50,000 की पेनल्टी देखो कैसे नहीं बनती। हेलो, मैं आपको एक मिनट अभी जैसे बताया कि यूडीआईडी बनते नहीं है, इसका बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैं चूंकि हूँ मध्य प्रदेश से, देश से मेरा राजस्थान का। जब हमारे संज्ञान में आया एक पेरेंट्स ने ऑटिस्टिक बच्चा था, पेरेंट्स ने बोली थी मेरे बच्चे का मुझे यूडीआईडी कार्ड बनवाना और आपका नंबर भी नेट सर्चिंग से मुझे मिला। हमने उसका ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद उन्होंने उनको कहा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, अपना असेसमेंट कराओ और असेसमेंट करवा के वहाँ अपने पेपर सबमिट कर दें और उसके बाद जो डॉक्टर ने असेसमेंट किया वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। एक बार उन्होंने शेयर किया, लगभग 2 महीना हो गया उनका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना। मैंने बहुत अप्रोच किया, उसके बाद मैंने स्वावलंबन पोर्टल जो है यूडीआईडी का उस पर गया, वहां जाके मैंने चेक किया कि क्या रिसोर्स मिल सकते हैं, किससे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर स्टेट कोऑर्डिनेटर यूडीआईडी के नंबर थे, उनका मेल आईडी था। मैंने सीधा उनको फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आपका केस मुझे मेल कर दीजिए, 24 घंटे में उस बच्चे का यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो। तो ऐसे हम भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है। हर चीज के लिए डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो स्टेप है उसको फॉलो करें, वहां के बैरियर्स खत्म करें। वहां कुछ नहीं हो तो आप कमिश्नरी पे भी आप वहां पे जाके भी आप काम कर सकते हैं। तो थोड़े से एफर्ट्स आपको भी लगाना पड़ेगा। थैंक यू। दूसरा नई गाइडलाइन में लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके साइकोलॉजिस्ट है, आप ही हैं। नई गाइडलाइन में प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट को भी, प्राइवेट डॉक्टर से प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट के आपको उसके लिए अपने जिला कलेक्टर के पास जाके आप अपने आप को ऑथोराइज करा सकते हो। आपको पता है प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट नई गाइडलाइन में है सर, अभी अभी अलाउ कर दिया है। सर मैं गया था, छोटी से मिला, मेडिकल कॉलेज में भी गया, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है। मैंने बोला गाइडलाइन दिखाई उनको कि ये गाइडलाइन है, इसमें प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट भी जा सकता है, मैं आज से रजिस्टर्ड हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया साहब। आप राइटिंग में भेजिए, मतलब नहीं यार। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने हिंदुस्तान में, हम सब बातें वर्बल करते हैं कि पुट इट ऑन रिकॉर्ड, लेट देम से नो। आप उस नोटिफिकेशन का कॉपी लगा के अंडरलाइन करके भेजिए एंड देन लेट देम रिप्लाई। रिप्लाई दीजिए, आरटीआई को मांगिए किसका रिप्लाई क्या है एंड देन दे विल रिप्लाई। सी तरीका है अपने को काम करने के तरीके सीखना, तभी ये सब होगा, राइट। बनाई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद ज्योग्राफिकली स्टेट ऑफ द कंट्री सबसे बड़ा राजस्थान नंबर 1 पर है। ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो रहेगी, ये रहेगी। सो हाँ जी दुबे जी, सर हमारे यहाँ पहले बहुत पहले क्वेश्चन पूछिएगा बस प्लीज। क्वेश्चन, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताइए। जनाब है आपने क्लेम लेते हैं तो उसमें फीस है कि क्लेम लेने डॉक्टर का देखना जरूरी है क्या? यस, मैंने बताया ना प्रेजेंटेशन में, आपने नहीं देखा? देखा तो फिर वही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? वो मैंडेटरी है, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको प्रिस्क्राइब कराना जरूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपनी तरफ से ये नहीं कर सकता। दैट इज नॉट अलाउड एज पर IRDA। मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, रेफरल चाहिए। This is on behalf of all the Gita Sahib. पहली बात कि registered organizations, again मैं हो गया तो we were actually able to have Gita Sahib under the registered organization, but whereas now
we will inherit individual Hitat's sire, isn't it? No. It is under organization. Yes, because that is very important. हम इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं चाहते ना जहां हमें दिखता है कि ये बंदा अच्छा है Okay. और वो हितार्थ सहायक बनना चाहता है इसको सपोज आपने किसी का मुझे रिकमेंड किया और आप परिवार के मेंबर हो तो हम कहेंगे कि उसको आपका मेंबर Okay. दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी वी वांट द प्रॉपर पीपल टू वर्क एज अ हितार्थ नॉट कि कोई भी आए और फिर कुछ जगह we don't want. This is understood. Second thing, now that we will have multiple under registered organization, multiple beneficiaries who has opted for the claims. These are throughout them. Now to log into each and every account and get their claims or settle claims data is very difficult because we will have 200, 300 kind of beneficiaries. Now, is there a way where Media Assist or anybody give us access to some kind of a super admin under which we can collect the data and then Hitat Sahayak can effectively work to have multiple claims to be registered? No. See, जो claim आप register कर रहे हो, that is the property of TPA and insurance company. We don't have access to that. और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया, सारे हितार्थ सहायक अभी आपको पोर्टल पे एक फॉर्म मिलेगा, ये बहुत अच्छे से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बड़ी पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि आप निरामय का डेटा अपलोड कर रहे हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है. There is a law in the country known as DPDP Act, Digital Data Protection Act. उसके अंदर एक क्लॉज है, हम किसी भी बच्चे का डेटा पब्लिकली शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स हम नहीं कर सकते हैं. आपको जब आप किसी पेरेंट का डिटेल लोगे, उस पेरेंट से वो फॉर्म फिलअप करा के साइन करा के अपने पास लेना है और हितार्थ पोर्टल पे अपलोड करना है. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीपीडीपी एक्ट जो अभी हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है. हमने फॉर्म बना दिया है, आप किसी से भी वो डेटा शेयर ना करें because the penalty is up to 50 crores. DPDP एक्ट पढ़ लीजिएगा. पर्टिकुलरली चैलेंज लोगों का डेटा और बच्चों का डेटा विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, और उसमें भी हमने यही लिखना होता है, वो फॉर्म में है हमने किस पर्पस के लिए लिया है, एंड वी कैन नॉट यूज द डेटा उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते. अगर कोई कंप्लेंट करेगा देन जिसने डेटा लिया he will be in trouble. So अब आप जब भी ये भरेंगे, पेरेंट्स का सिग्नेचर उस फॉर्म पे लेना है. हम अपने पोर्टल पे जब भी आप निरामय कार्ड अपलोड करेंगे, उसके साथ डीपीडीपी एक्ट का एक फॉर्म है छोटा सा, उस पे नाम पता उसका भर के पेरेंट्स का सिग्नेचर होके वो अपलोड होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब हितार्थ ध्यान रखें. आपने जो कहा इसलिए वो डेटा कोई भी शेयर किसी से नहीं कर सकते. हमें भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो एनोनिमस, जैसे यूडीआईडी का डाटा है कि 0 to 6 ईयर्स कितना हुआ, हम भी पूछते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें देता है कि थेरेपी के क्लेम इतने हुए, ओपीडी के क्लेम इतने हुए, कितने लोगों के हुए, इतने स्टेट के हुए, नॉट द इंडिविजुअल डेटा. We are not getting any individual data. So please keep in mind. Okay? कुछ सवाल जूम में जो लोग लाइव ज्वाइन किए हैं. जी जी. सर, मेडी असिस्ट के वेबसाइट में ओपीडी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ओपीडी क्लेम करने में प्रॉब्लम हो रही है. आप विदाउट ओपीडी ऑप्शन के भी क्लेम कर दें. लास्ट मीटिंग में हमने उनसे कहा है ये थोड़ा सा उनका सॉफ्टवेयर में चेंजेस
करना है, दैट पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन टू उनको, और उन्होंने कहा है कि जब तक नहीं है तब तक जो दूसरा ऑप्शन है उसमें वो अपलोड करेंगे, मिल जाए। ओके, दूसरे ऑप्शन में अपलोड करेंगे तो मिल जाएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लोग सुनते रहें जो जूम में ज्वाइन किए जो। ये क्वेश्चन था शिवनाथ डे का। और उसके बाद नरेंद्र सिंह जी का क्वेश्चन है, सर जी नमस्कार, एक प्रॉब्लम है सर, पेमेंट अनसक्सेस होने के बाद कर बार बैंक पासबुक अटैच करने के बाद भी अभी तक जब भी स्टेटस चेक करते हैं मेडी असिस्ट पर हर बार अपलोड करने के लिए आता है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, अभी उनको पेमेंट नहीं हुआ है, प्लीज सर क्या करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, अपना क्लेम आईडी नंबर, डिटेल्स और जो लेटर है वो भेज दें हमें परिवार को, या हिताश सहायक ग्रुप में डाल दें, उसमें डाल दें तो उसको टेकअप कर लिए। नरेंद्र सिंह जी आप हिताश सहायक ग्रुप में डाल दीजिएगा। नरेंद्र सिंह जी का एक क्वेश्चन और है, 3 क्लेम्स प्रोसेस में है जिसमें अप्रूवल होने के बाद पेरेंट्स को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ,